नमस्कार दोस्तों, मैं गोकुल सिंह सोलंकी आपके अपने YouTube चैनल द स्पेशल टीचर में आपका स्वागत है। और जो मैंने कल चैप्टर कराया था आपको लॉस एंड प्रॉफिट का, जो कि उसका लास्ट पार्ट था, वो समाप्त हो चुका है, तो उनको भी देखते रहिए। और आज जो मैं कराने जा रहा हूँ आपको, वो है SSC 10+2 का जो पेपर है, जो कि 2012 में हुआ था, जो सेकंड पारी का पेपर, सेकंड सेट है इसका, तो उसको सॉल्व करेंगे। इससे आपको पेपर सॉल्यूशन से ये मिलेगा कि आपको पेपर किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किस क्वेश्चन को कितना टाइम दे रहे हो, और कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम दे रहे हो। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से करना है और कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को यही बताऊँगा कि अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आपको पता ही है, क्योंकि अगर मतलब 100% के अंदर अगर आप मान के चलो तो कम से कम 40% बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, और 20% ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जो कि थोड़ी मेहनत के बाद में आप लोग उनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन बताऊंगा इन सभी जो इसमें जो मैथ के क्वेश्चंस आए थे 2012 का जो पेपर है SSC 10+2 का, उसमें जो मैथ के क्वेश्चंस आए थे उन सभी क्वेश्चंस को इस सेट के जितने भी क्वेश्चन है उनको सभी को कराऊंगा मैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चंस लिखते हैं, अपने क्वेश्चन है आपका, तो देखो इस प्रश्न पत्र का पहला क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन है आपका, किसी धनराशि पर 8% ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याजों का अंतर 768 रुपये हो तो धनराशि क्या होगी। ये चीज दे रखी है। तो देखो आपको पता ही है, जब 2 वर्ष का निकालना है, 3 वर्ष का निकालना है और अंतर दे रखा हो तो किस तरीके से करते हैं। आपको पता है इसका एक फॉर्मूला होता है, अंतर बराबर प्रिंसिपल R/100। अब यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, 2 होती है तो स्क्वायर कर देते हैं, और 3 का अलग फॉर्मूला होता है। जब ये चैप्टर अपने को पढ़ाएंगे, आपको जब कराएंगे, अभी तो ये है कि पेपर सॉल्यूशन तो सिर्फ क्वेश्चन से संबंधित मतलब बातें ही अपने करेंगे। तो यहाँ पर अंतर कितने का दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है आपको 768 का अंतर दे रखा है। यहाँ पे प्रिंसिपल है नहीं तो x मान लो आप, और यहाँ पर आपको पता है 8 दे रखा है, 8/100 लिख सकते हो आप यहाँ पे, और ये हो जाएगा 2। आप इसको काट भी सकते हो, ठीक है ना, काट दो इसको अगर काटना चाहो तो। 4 दूनी 8, और 4 से इसको काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, ये 25 बार। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 768 बराबर 2 दूनी 4/625। तो x की जो वैल्यू निकाल के लाओगे आप लोग, यहाँ पर x की जो वैल्यू निकल के आएगी, x बराबर जो वैल्यू आएगी यहाँ पर, इसका तो इससे गुणा कर दो, मतलब 768 गुणा 625/4। तो 4 से इसको कैंसिल करोगे तो 4 × 4 कितनी बची, 3, 9 चौका 36 और 4 दूनी 8। अगर 192 मल्टीप्लाई 625 करोगे तो कितना आएगा, 1,20,000। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, जो कि ऑप्शन है सी, इसमें दे रखा है आपको, क्योंकि अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे सभी तो कितना आएगा इसका आंसर, 1,20,000 रुपये। ठीक है ना। तो ये 2 साल के अंतर का है। 2 साल का जब आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर अगर 2 साल का दिया हो तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। 3 साल का अलग होता है, 3 + R/100 कर देते हैं उसके अंदर से, वो एक अलग चीज़ है। आपको उस टाइम जब ये एक्सरसाइज कराएंगे, जब आपको बताएंगे। ठीक है ना। तो नोट कर लो बच्चों इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, सेकंड क्वेश्चन जो है वो दे रखा है आपको, 50 तथा 1000 के मध्य पढ़ने वाली पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या क्या होगी। मतलब 50 और 1000 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो देखो यहाँ पर जो संख्या दे रखी है, आप लोग यहाँ से ध्यान रखो। आपको पता है 5, 50 से लेकर के कितने 1000 के मध्य के बीच। अब आपको पता है 50, तो 7 का अगर आप वर्ग करोगे तो कितना होता है, 49। ये 50 से पहले, तो 50 के बाद में कितना आएगा, 8 का। तो 8 का वर्ग करोगे तो कितना रहेगा यहाँ पर, 64। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर 30 का लेता हूँ, तो 30 का अगर करोगे आप वर्ग तो कितना होता है, 900 होता है ना। अब इसका मतलब इससे एक ज्यादा हो सकता है, शायद एक ज्यादा करके देख लो आप वर्ग। अगर आप इसका 31 का एक वर्ग ज्यादा करके देखते हो तो कितना आता है, देखो 31 का करके देख लो, 31 गुणा, अगर आपको याद नहीं है तो कितना, 961। और अगर आप 32 का करोगे तो आपका ज्यादा आएगा शायद, देखते हैं 32 का कर लो आप यहाँ पर। अगर 32 का करोगे
4 12 10 कितना आ रहा है 1024। इसका मतलब है ये तो ज्यादा निकल गया ना, जब ये ज्यादा निकल गया तो अपने को तो 1000 तक ही लेना, तो 1000 तक कितना है 31। इसका मतलब है 8 और 31 के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी 24। तो 24 संख्याएं ऐसी हैं जो कि 50 और 1000 के मध्य बनने वाली पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो 24 क्योंकि 8 से काउंट करोगे 31 तक, मतलब 8 से लेकर के और 31 तक बीच में कितनी संख्याएं आ रही हैं 24। ठीक है ना, तो आप काउंट करके देख लेना कितनी आएंगी 24। तो इसका जो आंसर है वो कितना भैया 24। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रश्न पत्र का जो है वह है 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या जो 12 15 18 27 में से प्रत्येक के द्वारा पूर्णतः विभाजित होती हो, ये बताना है। मतलब एक ऐसी संख्या आपको इसमें से इन जो ऑप्शंस में से आपको ज्ञात करनी है, बतानी है, जो कि 12 15 18 और 27 से विभाजित हो। देखो अगर इसको बेसिक तरीके से करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। आप पहले ये देख लो कि ये संख्या किस किस से डिवाइड हो रही है। अब देखो ये 27 है, 27 में कितने का मतलब 9 से भाग जा रहा है 27 में। इसका मतलब है अगर वो संख्या 27 से डिवाइड हो रही होगी तो वो संख्या और मतलब इनसे भी डिवाइड करके देखेंगे अगर वो 27 से हो रही है तो, ठीक है ना। तो ऐसी संख्या देख लेते हैं, मतलब यहाँ पर जो कि 9 से डिवाइड हो रही है, क्या ये संख्या 9 से डिवाइड हो रही है क्या, पहले देख लो आप। तो ये संख्या 9 से डिवाइड हो रही है क्या, नहीं हो रही। देखो 9 9 18 फिर यहाँ पर 6, तो इसका मतलब है 9 से भाज्यता का नियम क्या है कि सभी संख्या के अंकों का योग ऐसा होना चाहिए जिसमें पूरी बार 9 का भाग चला जाए। अब इसमें ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि 9 9 फिर 9 नहीं बच रही तो गलत हो गया ना, 9 9 फिर 3 बच रही शेष गलत हो गया। अब देखो यहाँ पर देख लो, अगर इसको देख लो 9 9 7 और 2 9, तो 9 9 18 हो गया ना, पूरा भाग चला जाएगा ना। तो यही इसका क्या है आंसर है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको पूर्ण तरीके से बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आप कोई भी एक अंक ले लो, जैसे ये 18 है तो 18 में भी 9 2 आ रहा है, इसका मतलब है ऐसी संख्या भी चेक कर लो आप जिसमें 2 का भाग जा रहा हो। हो सकता है ऐसी संख्या ना हो जिसमें 2 का भाग जा रहा हो। अब यहाँ तो पीछे सबके पीछे 0 0 लगा तो 2 का भाग जा रहा है। इसी तरीके से आपको चेक कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे 4 3, तो ऐसी भी संख्या आ सकती है इसमें 3 का भाग देख के चेक करके देखें, 4 का भाग चेक करके देखें। तो अपने हमेशा ऐसी संख्या देखोगे जिसको अपने को पता हो कि हाँ हो सकता है कि इससे भाग देने पर भी सारी संख्याएं मतलब अपने को उसका आंसर जल्दी फाइंड आउट हो सकता है, ठीक है ना। तो आपके पास में कौन सी संख्या है ये ऐसी, सिर्फ ऑप्शन बी 9720। तो 9720 में अगर 12 15 18 27 का भाग दोगे तो पूरी बार जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर कितने का चेक किया आपने ने 9 से भाग चेक किया, किससे चेक किया 9 से भाग, कितने से भाग चेक किया आपने ने 9 से भाग चेक किया और एक ही संख्या आई, वो कौन सी है ऑप्शन बी। अगर ऐसा होता कि 9 से 2 संख्या आ रही होती तो वापस ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाती, फिर अपने दूसरी कोई वैल्यूज को चेक करते इसके अंदर से, ठीक है ना। जब आपको इस तरीके के प्रश्न आपको पढ़ाए जाएंगे तो उसमें बिल्कुल डिटेल में ब्रीफली ढंग से बहुत अच्छी तरीके से बताई जाएंगे, ठीक है ना। उसमें सारा भाज्यता के नियम भी रहेंगे, कौन कौन संख्या किस किस से विभाज्य हो सकती है, ठीक है ना, तो सारा कुछ रहेगा। तो नोट कर लो इसको एक बार आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रश्न पत्र का जो है, एक व्यक्ति के पास 1 रुपए 5 रुपए तथा 10 रुपए के नोटों के रूप में कुल धनराशि 640 रुपए है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, यहाँ ध्यान रखना है इसको, नोटों की संख्या क्या है समान है। कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट है, तो मतलब नोट सभी के पास में एक जैसे हैं। अब जब सभी के पास में एक जैसे हैं तो मतलब 3 लोग हैं, तीनों के पास में एक जैसे हैं, तो इसका मतलब है ये 100 तो हो नहीं सकता क्योंकि 100 में ऐसी कोई संख्या नहीं बन रही जो नोटों की संख्या हो। अगर आप ऑप्शन से करके देखो 30 30 30 40 40 और 50 50, तो ये तीनों के बराबर हो रहा है। तो देखो यहाँ पर आप मुझे एक चीज बताइए, 1 रुपया प्लस 5 रुपया प्लस 10 रुपया, कितने नोट हो गए, ये 3 नोट हो गए ना। कितने रुपए बन गए 3 नोटों के 16 रुपए। इसका मतलब है ये 16 रुपए कितने के बराबर है 640 के। तो एक बराबर तो 640 बटे 16, 16 चौका 64, मतलब एक आदमी के पास में कितने नोट हैं 40 नोट हैं। एक आदमी के पास में कितने नोट हैं 40, और आदमी कितने हैं इसमें 3, तो 40 गुणा 3 कितने हो गए 120। तो नोटों की संख्या कितनी होगी इसमें 120, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हो आप, नोट कर लो।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रश्न पत्र का जो कि है आपके पास में, वह है बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा संख्याओं 1657 तथा 2037 को भाग देने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष रहता है। अब देखो आपके पास में इस तरीके के ऑप्शंस दिए हुए, इन ऐसे तरीके के क्वेश्चंस को अपने ऑप्शन से करेंगे सॉल्व तो बहुत कम समय लगेगा, और अगर आप वैसे करते हो तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बेसिक से। अब मैं आपको जब ये चैप्टर कराऊंगा तो आप लोगों को सारी डिटेल में बता दूंगा, बेसिक भी और इस तरीके से भी, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर देखते हैं अपने, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर 5, 6 और 5 शेष बचता है, मतलब शेष बचता है, अगर हम इसको घटाते हैं तो पूरा पूरा भाग जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मतलब 1657 माइनस 6 कर दें तो कितना बचेगा 1651, ठीक है ना। और 2037 माइनस 5 कर दें तो कितना बचेगा आपके पास में 2032 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब आप मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पर पीछे 5 दे रखा है इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में भी 5 दे रखा है, इसका मतलब इसमें 5 का भाग जा रहा है, क्या इन दोनों में 5 का भाग जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो इसके हो ही नहीं सकते, नहीं हो सकते ना। अब ये दोनों ऑप्शनों में से कोई ना कोई ऑप्शन आपका सही होगा। अब यहाँ पर देख लो 133 कौन सी संख्या से कट रहा है, 7 से कट रहा है। किससे कट रहा है ये 7 से ये दोनों कट रहे हैं क्या, ये देख लो आप एक बार, आप इसमें देखो तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 607 का भाग देने का, जैसे 3 संख्याओं को ले लो, 651 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 650। 7 का भाग दोगे तो जाएगा क्या, इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि 7 का दोगे 9 7 63, कितने बचेंगे आपके पास में 2 बचेंगे, अगर 2 में दोगे तो नहीं जाएगा। इसका मतलब इसमें नहीं जा रहा तो इसमें भी नहीं जाएगा, इसका मतलब ये भी ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं है। अब आप इसको चेक करने के लिए मत बैठना, क्योंकि इसका तो 110% जाएगा, जब इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो हो गई होगा। तो ऑप्शन कौन सा है 127। अब आप इसको देख सकते हो 127 से इसमें भाग दे करके आराम से बहुत अच्छी तरीके से जा रहा है, ठीक है ना। तो आप बैठ करके देख लेना। तो इस क्वेश्चन को, इस तरीके के क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से बहुत ही क्लियर तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरीके के करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर आपको भाज्यता के नियम भी आने चाहिए, जो कि आपको पता होना चाहिए पहले से, और तभी आप इस तरीके के क्वेश्चंस को कर पाओ, ठीक है ना। तो इसका जो क्वेश्चन है, जो आंसर है वो कितना 127, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे अगर आपको ये लगता है कि 127 कैसे है, तो देखो यहाँ पे अगर आप भाग दोगे ना इसमें, मतलब 127 का भाग कितने में दोगे आप 1651 में अगर 127 का भाग दोगे आप, तो देखो पीछे कितना है, यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पे कितना है 7 के 21, इसका मतलब है 13 के लमसम आएगा, मतलब 13 ही आएगा। और इसी तरीके से इसको भी करोगे ना आप पूरी बार, तो यहाँ पे कितना दे दोगे, यहाँ पे 20 और 32 बटे 127, 7 का 42 होते हैं ना, तो 16 के आसपास आएगा, मतलब 16 ही आएगा इसका, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर 1 है, तो 1 कब आता है 7 में ऐसी कौन संख्या से गुणा किया है जबकि लास्ट में 1 डिजिट आएगा, और 7 से में ऐसी कौन संख्या से गुणा किया है जिसमें 2 है, 7 का 42 और 7 किया 21, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, तो उसको नोट कर लो एक बार आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रश्न पत्र का जो है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, बी तथा सी किसी कार्य को 12 दिन में, ए बी सी उस कार्य को 6 दिन में करते हैं, तो ए तथा सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये आपको पता है, इसका एक मेथड रहता है एलसीएम मेथड, जैसे इसमें है ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं 8 दिन में, बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं 6 दिन में। लघुत्तम ले लो, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा आपको पता है, यहाँ पर 24, तो 8 या 24, 12 दूनी 24 और 6 चौका 24, मतलब ए और बी एक दिन के अंदर कितना काम करेंगे 3, बी और सी एक दिन के अंदर कितना काम करेंगे 2, ए बी सी एक दिन के अंदर कितना काम करेंगे 4। अब आप देख लो ए और बी अगर कर रहे हैं काम, तो फिर आपको पता है यहाँ पर सी कितना काम करेगा इसके लिए, तो यहाँ पर सी करेगा 1 दिन काम करेगा। अगर आप यहाँ आप लेके चलते हो बी और सी आएगा, तो यहाँ ए कितना काम करेगा 2 दिन। इसका मतलब है वह ए और सी, मतलब ए प्लस सी मिलकर के कितना काम कर रहा है एक दिन के अंदर 3 काम,
कितना काम कर रहा है, 3 काम। तो टोटल काम कितना है, 28। तो ए और सी मिलकर के 24 काम को कितने दिन में कर देंगे, कितने दिन में कर देंगे, 8 दिन में। तो 8 दिन ऑप्शन है, ठीक है ना। तो 8 दिन में उस काम को कर देंगे, ठीक है ना। तो ये एक एलसीएम मेथड है जिससे सारी की सारी इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व होते हैं। जब ये चैप्टर अपने करेंगे, जब आपको बहुत डेफिनेटली ये तरीका, एक और तरीका इसका बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो इसको एक बार आप नोट कर लो बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो इस प्रश्न पत्र का है वो है, 2 नल एक हौज को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। जब हौज खाली था तो दोनों नलों को खोल दिया गया, कुछ समय पश्चात पहले नल को बंद कर दिया गया। इस प्रकार हौज को भरने में 18 मिनट लगे। आरंभ होने के कितने समय पश्चात पहले नल को बंद कर दिया गया, ये बताना है। आप मुझे एक चीज बताइए, एक तो पहला नल और एक दूसरा नल, ये कितना समय ले रहा है, ये 20 मिनट, और ये कितना समय ले रहा है, ये 30 मिनट। ये कितने भाग को भर रहे हैं, मतलब अगर इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा यहाँ पर, 60। 20 से अगर करोगे तो 20 या 60 और 3 दूनी 60, मतलब ये 1 मिनट के अंदर 5 भाग को भर रहे हैं हौज के को। अब क्या हुआ कि ये जो काम किया है 18 मिनट में भरा गया है, तो वो किसने भरा है, 18 मिनट में भरा किसने है वो, तो भरा किसने, क्योंकि पहला नल तो बंद ही हो गया ना, बंद हो गया, चालू कौन सा रहा, ये। इसने 18 मिनट तक काम किया, तो इसका मतलब है 2 गुणा 18, तो इसने कितना भाग भर लिया उस हौज का, 36 भाग भर लिया। बचा कितना, तो 60 माइनस 36, 24 भाग। और इस 24 भाग को कौन भर रहा था पहले, एक, जब भी तो 8 मिनट पहले बंद किया था ना इसको, मतलब कितने मिनट पहले बंद किया था, तो 3 दिन, मतलब यह है एक भाग को 3, मतलब 3 भाग को 1 मिनट में भर रहा है। इसका मतलब 24 भाग को कितने मिनट में भर देगा, तो 24/3, 8 मिनट में, है क्या, 8 मिनट, ठीक है ना। तो ये है आपका इसके अंदर से सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये रहा, जैसे कि आपका पाइप टंकी है, टाइम एंड वर्क है, तो वो ज्यादातर एलसीएम मेथड पर डिपेंड करते हैं। और इसका एक यूनिक मेथड भी बताऊंगा मैं आपको बाद में, जब आप ये एक्सरसाइज पढ़ेंगे अपने उस टाइम पे बताऊंगा। तो ये सारे क्वेश्चंस भी आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 इसका है, जो ए, बी तथा सी किसी व्यापार में साझेदार बने। ए ने 2560 रुपए तथा बी ने 2000 रुपए का निवेश किया। वर्ष के अंत में उन्हें 1105 रुपए का लाभ के रूप में प्राप्त हुए, जिनमें से 320 रुपए अकेले ए को मिले। तो सी द्वारा लगाई गई राशि बताओ। तो ये बताना है आपको। देखो, इसको बेसिक से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप मुझे एक चीज बताइए, सी को मिला कितना है, सॉरी ए को मिला कितना है, ए को 320 रुपए मिले हैं। कितनी राशि लगाने के बाद मिले उसको, 2560 रुपए, सॉरी 2560 रुपए लगाने के बाद मिले उसको ए को। इसका मतलब है ए को जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 2560 रुपया मिले। कितने पर मिले उसको, 2560 रुपए, मतलब 320 रुपए मिले उसको 2560 रुपए पर। इसका मतलब है, तो मतलब ए को भाग कितना मिल रहा है, तो 320/2560 रुपए, मतलब 2560 का कितना भाग मिला है, 320, ठीक है ना। तो आप इसको काट सकते हो, काट दो। 8 दूनी 16, 6 38 24 और 25, कितने बार कट गया, 8 बार। तो कितना मिल गया, 1/8 भाग। मतलब जो आदमी पूंजी लगा रहा है उसका 1/8 भाग उसको उसके हिस्से में से लाभ मिल रहा है। लाभ उसको कितना मिला है, लाभ मिला है, कुल जो लाभ है वो कितना है, 1105। अब आप मुझे एक चीज बताइए, इसको 320 रुपए मिले, बी को कितने मिलेंगे। अगर आप 2000 का 1/8 निकालोगे तो कितना आएगा, आप भाग दे लो इसका। देखो 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 250 रुपए मिल रहे हैं ना, 250 रुपए। मतलब ए प्लस बी को जो मिल गए ना 250,
ये लिख दो चाहे 320 प्लस 250 मतलब 570 रुपए मिल गए। अब बचे किसके, सी के, तो सी को कितने मिले, अब सी को 1105 में से घटा दो आप, कितने 570 कितने मिलेंगे यहाँ पर, यहाँ बचेगा 5, यहाँ अगर आप करोगे तो 5 7 और 3 बचेंगे यहाँ पे, यहाँ बच गया कितना बचा आपके पास में, यहाँ पर 5 है ना, तो अगर यहाँ से ले लिए तो यहाँ बचेगा कितना 535 हो गया। कितने रुपए मिले 535 रुपए किसको मिल रहे हैं, सी को। तो सी की राशि कितनी हो जाएगी, सी की राशि, अब आप मुझे ये बताइए सी की राशि कितनी हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप निकाल के चलोगे तो आप 535 गुणा 8, क्योंकि भाई आपने इसको इसकी राशि में 8 का भाग दिया था, जब भी तो उसका भाग जो लाभ वाला भाग निकल के आया था, आपको लाभ पता चल गया सी का। तो अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका क्या निकल के आ जाएगी, उसकी क्या निकल के आ जाएगी, उसकी राशि निकल के आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो यही चीज है। तो देखो 8 पंजे 40, हासला की 4, 8 24, 24 और 4 28, हासला की 2, 8 पंजे 40 और 2 42, कितने आ गए 4280, 4280, ठीक है ना। बाकी के सभी क्या है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। मैं इसको एक बार दोबारा से बता देता हूँ। देखो 320 रुपए मिले थे उसको 2560 पर, इसका मतलब 2560 का कितना भाग मिल गया, 1/8 भाग मिल गया। अगर उसे 1/8 भाग मिल गया तो बी को भी भाई उसकी राशि का 1/8 भाग मिलेगा। तो कितना कितना मिल गया, 2000 का 1/8 कितना होता है 250, मतलब 250 रुपए बी को मिल गए, ए को मिले कितने 320 रुपए, तो टोटल कितने मिल गए 570 रुपए मिल गए। इसका मतलब है सी को जो लाभ का भाग मिला है वो कितना मिला है 535 रुपए, ठीक है ना। तो जब आप मुझे ये चीज बताइए सी को 535 रुपए मिले हैं, इसका मतलब 535 गुणा 8 करोगे तो कितना आ जाएगा 4280, क्योंकि उसकी मूल राशि निकल के आ जाएगी। अगर 4280 का अपन 1/8 निकालोगे तो कितना आएगा 535 आएगा, ठीक है ना। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को इसको कर सकते हो। अगर बेसिक से करोगे तो बहुत और ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा परवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। तो जैसे एक अंतःवृत्त वर्ग है कोई, ये जो वर्ग है उसके अंतःवृत्त मतलब उसके अंदर वृत्त हो, ठीक है। दूसरा जो दे रखा है वो परिवृत्त मतलब वर्ग के ऊपर वृत्त हो, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं इसको यहाँ पर मान के चलूं, जैसे ये ए है, ये ए है, ये ए है और ये ए है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भुजा है इसकी, क्योंकि सभी बराबर होंगी कि नहीं होंगी। अगर आप इसके त्रिज्या के बारे में बात करते हो तो इसके त्रिज्या के बारे में क्या होगा, a/2 इसकी त्रिज्या होगी। और इसकी त्रिज्या के लिए देखो आप लोग अगर यहाँ से एक विकर्ण निकालते हो तो आपको पता है यहाँ से अगर आप एक विकर्ण निकालते हो तो क्या होगा, यहाँ पर आपको पता है, आपको पाइथागोरस प्रमेय पता है ना क्या होता है। जैसे कर्ण निकालना होता है तो अब मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पर डिटेल में थोड़ा सा। कर्ण बराबर क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यही होता है ना। तो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2a स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पर आप कर्ण निकालना है तो सिर्फ क्या कर दो, यहाँ पे रूट कर दो। तो इसके ऊपर रूट करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, √2a। तो ये सारी की सारी जो चीजें है ना वो पूरी की पूरी यहाँ से कितनी आ गई, √2a। अगर इसको आधा लेके चलोगे, त्रिज्या मान के चलोगे तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, √2/2a हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको बात कर रहा है कि क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है ना, πr²। ये एक वाले का हो गया और ये दूसरे का πr², ठीक है ना। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा अगर अनुपात ही निकालना है तो। πr1² कितना है, a/2, तो a/2 का स्क्वायर कर दो
इसी तरीके से यहाँ पर तो √2/2 और इसका क्या कर दोगे आप, स्क्वायर कर दोगे। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, a²/4 और इसका करोगे तो 2a²/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता है इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4, a² से a² कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1/2। तो यहाँ पर क्या आ गया 1:2। तो अंतःवृत्त और प्रवृत्त का जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो कितना होता है, 1:2। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हो आप। तो देखो यहाँ थोड़ा दिख नहीं रहा है, तो यहाँ देख लो आप लोग 1/2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/2। इसका जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा 1/2। अंतःवृत्त और प्रवृत्त का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो नोट कर लो आप। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एक दुकानदार एक रेडियो के अंकित मूल्य पर 20% के आरंभिक बट्टे के उपरांत एक 12% का अतिरिक्त बट्टा देता है। यदि रेडियो का बिक्री मूल्य 704 रुपए हो तो बताओ उसका अंकित मूल्य कितना होगा। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मानांकित मूल्य उसका डायरेक्ट कर दो इसको, मानांकित मूल्य उसका कितना x। अब x पर वह कितने परसेंट का बट्टा देता है, 20% का, तो 80/100। और इस पे भी वह 12% का बट्टा देता है, तो कितना हो जाएगा 88/100 हो जाएगा। बराबर कितने रुपए देता है, 704 रुपए देता है। तो आप इसको काट सकते हो, काट दो। अगर आप इसको काटोगे तो 0 से काट दो इसको, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। ठीक है ना। अगर आप इसको और भी दूसरे तरीके से अगर आप काट सको तो देखो 8 से काट दो इसको पूरे को। 8 से इसको अगर पूरे को काटोगे ऊपर वाली संख्या ऊपर से कट जाएगी ना। 8 7 56 8 8 64 कितना 8 8 64 8 बार कट गया, कितने बचेंगे यहाँ पर 6 और 8 8 64 8 और कट गया, 88 बार कट गया। 88 से इसको काट दो, कितनी बार कट गया, एक बार। यहाँ पे कितना बचा है 10, यहाँ पे कितना बचा है 100। 10 गुणा 100 करोगे तो 1000, अगर ऊपर गुणा करोगे तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 1000 रुपए। मतलब उसका जो अंकित मूल्य था वो कितना था 1000 रुपए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की कटौती देने के बाद भी 8% का लाभ अर्जित करता है। उसका अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना % अधिक है। तो देखो यहाँ पर देखो, आप मुझे एक चीज बताइए। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की कटौती देने के बाद, मतलब 10% का बट्टा देता है, मतलब 100 रुपए की चीज थी कोई, उस पर 10% का आपको बट्टा मिल गया। कितने % का मिल गया 10% का। तो आपने उस चीज को बेचा कितने में 90 रुपए में। मतलब उस आदमी ने उस चीज को बेचा कितने में 90 रुपए में। मतलब कह रहा है क्योंकि मैंने 90 रुपए में दे दिया, फिर भी उसे कितने रुपए का लाभ हो रहा है 8 रुपए का। मतलब कितने रुपए का लाभ हो रहा है उसको 108 रुपए का। मतलब 8% का लाभ हो रहा है ना, तो 8% का लाभ हो रहा है तो कितने का हो रहा है 108 रुपए का। मतलब कहने का मतलब यह उसने 90 रुपए में खरीदी और बेची कितने में 108 रुपए में। तो बताओ मुझे विक्रय मूल्य और उसका अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना % अधिक है। तो ये तो हो गया आपका उसका अंकित मूल्य और ये हो गया उसका क्रय मूल्य, मतलब जो उसने बेची थी वो चीज। तो इसमें और इसमें अंतर कितने का है 18 रुपए का है कि नहीं है। अब परसेंटेज ये क्या है आपका क्रय मूल्य, ये क्या है उसका अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पर वो है कितने रुपए का 10% का बट्टा देने के बाद भी वह है 8% का लाभ कमा रहा है। इसका मतलब है कितने अंतर हो गया 18 का। 18 का अंतर है कितने का 90 के ऊपर गुणा भैया कितना 100। 0 से 0 9 दूनी 18, तो कितने % का अधिक है उससे, कितने % अधिक है 20% अधिक है। अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने % अधिक है 20% अधिक है। ठीक है ना। तो ये बट्टे के क्वेश्चन है वो इस तरीके से सॉल्व होते हैं। और आपको पता है और भी इसके कई बहुत अच्छे तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको जब अपने चैप्टर की स्टार्ट करेंगे जब आपको और बढ़िया तरीके से बताएंगे। ठीक है ना। तो नोट कर लो एक बार इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनका अनुपात 3:1 था। पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? देखो इसमें एक फॉर्मूला लगता है, बाद वाले अनुपात का अंतर बटे अनुपातों के वज्रगुणन का अंतर गुणा समयों में अंतर। गुणा किसमें? समयों में अंतर, ठीक है ना। तो ये रहता है। देखो आप एक चीज बताइए, ये वर्तमान है, वर्तमान में देखो ये बोल रहा है ये 10 वर्ष बाद, तो यहां से 10 वर्ष बाद जो पिता और पुत्र है, ये पिता है और ये पुत्र है, जो उनकी आयु का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा? 5:3, 5:3, 10 वर्ष बाद बोल रहा है। और 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पूर्व कितना था? 3:1। कितना था? 3:1। तो देखो बाद वाला अनुपात यही है, तो बाद वाले अनुपात का अंतर कितना? 3 और 2, 5 और 3 का अंतर कितना है? 2 बटे वज्रगुणन का अंतर, उनके वज्रगुणन, इसका इससे गुणा करो, इसका ऐसे, 5 और 9, 5 और 9, इनका जो अंतर है वो कितना है? 4 गुणा समयों का अंतर कितना है? 10 वर्ष इसके, 10 वर्ष इसके, कितने वर्ष हो गए? 20 वर्ष हो गए। तो आप काट दो, 4 से इसको काट दो, कितनी बार? 4 से इसको काटोगे 5 बार, 5 दूनी 10। तो पिता पुत्र की वर्तमान निकालनी है ना आपको। अगर आप यहां भी रखते हो तो देखो, पहले अगर आप रखते हो तो 30 और 10, या 10 वर्ष बाद में ये कितना हो जाएगा? 40, और ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो आप काट दो इसको। वर्तमान में ही तो पूछ रहा है ना, ये वर्तमान आ गया आपका, तो वर्तमान में पूछा तो वर्तमान में कितना आ जाएगा यहाँ पे? अगर करोगे इसको तो 2:1, जबकि पिता पुत्र की पूछी है, पर यहाँ पर पूछा गया है पुत्र पिता, तो पुत्र पिता कितने? 1:2। तो इसमें ऑप्शन है 1:2, ये रहा, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को ऐसे करते हो। और इसका एक मेथड और रहता है, ऑप्शन मेथड। ऑप्शन मेथड से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो आप एक बार इसको नोट कर लो, जब ये एक्सरसाइज कराएंगे तो जरूर आपको ऑप्शन मेथड के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है आपका, दो बर्तनों में जो है ए तथा बी के मिश्रण में दूध और पानी क्रमशः 4:5 तथा 5:1 के अनुपात में ए तथा बी के मिश्रणों की मात्राएं किस अनुपात में ली जाए ताकि ऐसा मिश्रण बन जाए जिसमें दूध तथा पानी की मात्रा कितनी हो जाए? 5:4 के अनुपात में हो जाए। तो देखो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को, जब आपके पास में इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो तो आप पहले ये देख लिया करो कि यहाँ पर अनुपातों का योग कितना हो रहा है? 9, यहाँ पर 6, यहाँ पर कितना हो रहा है? 9, 9, 6, 9, मतलब इनका जो लघुत्तम आ सकता है तो वो कितना आ सकता है? 18 आ सकता है ना। तो इसी तरीके से आप एक ऐसी संख्या कॉमन ले लिया करो जिसमें से 18 ले लो, या फिर ऐसी एक संख्या लो जिसका जिसका योग का भाग उस संख्या में जाना चाहिए। जैसे 18 आ रहा है, आप इसमें से एक मिश्रण ले लो, जैसे दूध लेना चाहते हो तो दूध ले लिया आपने, तो दूध की मात्रा इसमें कितनी है? 4, कुल मात्रा कितनी है? 4, 5, 9, कितना हो गया था लघुत्तम लेकर के? 18। तो 9 दूनी 18, तो कितना आ गया? 4 दूनी 8 लीटर दूध है, ठीक है ना। इसी तरीके से दूसरे वाले में दूध की मात्रा देखोगे तो कितना आएगा? इसमें दूध की मात्रा 5/6 गुणा 18, तो 6×3 18, 5×3 15। इसी तरीके से आप अगर तीसरे वाले में देखोगे, लास्ट वाले में, तो यहाँ कितना अनुपात हो रहा है? तो 5 यहाँ पे भी क्या लोगे आप? दूध। पानी से भी कर सकते हो आप, तो सभी जगह पानी लेना पड़ेगा, दूध से करोगे तो दूध लेना पड़ेगा। तो दूध यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ पर 5/9 गुणा 18, तो 9 दूनी 18, 5 दूनी 10। तो आप इसका एक मिश्रण जो जिस तरीके से अपना एलिगेशन करते हैं तो उस तरीके से लगा सकते हैं।
8 और क्या है यहाँ पर 15, तो 8 15 को मिला करके कितना आ रहा है यहाँ पर 10, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ का 5, इसका कितना बचेगा 2, तो कितना अनुपात में आ रहा है 5:2। कौन सा ऑप्शन है 5:2, ये रहा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, तो नोट कर लो इसको एक बार आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है आपका, एक थैली में 3 प्रकार के 1 रुपए वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्के हैं, जिनकी कुल संख्या 175 है। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की कुल मूल्य बराबर हो तो थैले के सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य है। तो ये बताना है आपको। एक चीज बताइए, एक सिक्का 1 रुपए का होगा। अगर मैं एक रुपए के एक सिक्के को लूंगा तो उसमें रुपए कितने बनेंगे, एक सिक्का 1 रुपए का। ठीक है ना, आपको पता है अगर मैं 1 रुपए के बराबर 50 पैसे वाले सिक्के लूंगा तो कितने सिक्के आएंगे, 2। तो 50 पैसे वाले कितने सिक्के, 2। यहां पर क्या है, यहां पर सिक्कों का तो मूल्य दिया है ना, तो यहां पे भी सिक्कों का निकालोगे, मतलब एक सिक्का 1 रुपए का, 50 पैसे वाले कितने सिक्के, 2 रुपए, 1 के बराबर होंगे। और 4 मतलब 25 पैसे वाले, 25 पैसे वाले कितने होंगे, 4। जब भी तो जाकर के 1 रुपए मिलेगा, जब भी तो जाकर के 1 मिलेगा। यहाँ पर 1 रुपए कर दो, चलो 1 रुपए का कितना सिक्के है, ये क्या है सिक्के। तो कितने सिक्के हो गए, इनका मूल्य तीनों का बराबर है, 1 रुपए 1 रुपए 1 रुपए। ठीक है ना, तो कितना है यहाँ पर 4 और 3 7, तो 7 बराबर कितना दिया, 175। 7 बराबर कितना दिया, 175। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, भाग दे दो, 7 दूनी 14, कितने बचे थे 7 35, तो कितने हो गए 25। मतलब 25 रुपए 25 रुपए 25 रुपए, तो तीनों थैलों में कितने रुपए हो जाएंगे, 75 रुपए। तो कुल मिलाकर के कितने रुपए थे तीनों, मतलब एक थैले में जो सिक्के थे, तो एक थैले में 3 प्रकार के सिक्के थे, उन 3 प्रकारों का मूल्य कितना हो गया, 75 रुपए। ठीक है ना, क्योंकि 3 3 3 जोड़ोगे ना, 25 प्लस 25 प्लस 25 जाकर के कितने बन जाएंगे, 75 रुपए। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो। तो नोट कर लो इसको एक बार आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है आपका, 24 लड़कों तथा उनके शिक्षकों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, तो शिक्षक की आयु होगी। तो देखो, ये मैंने जब आपको एवरेज चैप्टर करवाया था अपने चैनल पर डला हुआ है, तो आप वहां से इस क्वेश्चन को, इस तरीके के क्वेश्चन को आप देख सकते हो। तो देखो, मैं इसका एक तरीका बताऊं आपको। यहाँ पर कितने लड़के हैं, मतलब शिक्षक शायद 24 है और उनकी औसत आयु कितनी है, 15। अब इसमें से 1 हटा दिया तो कितने बचे, 23। हटाया कौन, शिक्षक, तो उससे औसत आयु कितनी हो गई उसकी, 1 कम हो जाती है, मतलब कितनी बचती है, 14। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको पता है, यहाँ जो हाँ कितनी हो जाती है, 1 यहाँ से हट जाती है, 1 हो जाती है। अब यहाँ आपको पता है, यहाँ अगर आप इसको ऐड करो, मतलब इसमें आयु किसकी निकालनी होगी आपको, जो शिक्षक गया है उसकी, तो उसकी आयु कितनी होगी, इसको इससे ऐड कर दो, चाहे आप इससे ऐसे ऐड कर दो, कैसे भी प्लस कर दो आप, आंसर वही आएगा। तो यहाँ से जोड़ दो, 23 प्लस 15 कितनी हो जाएगी, 38। तो जो शिक्षक गया था वह कितने साल का गया था, 38 साल का हटा है। कितने साल का हटा है, 38 साल का। देखो, मैं दोबारा से बताया था उसको, 24 लड़के और उनके शिक्षकों की औसत आयु कितनी है, 15। 24 लड़के तथा उनके शिक्षकों की औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष। यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए और 1 वर्ष की कमी हो जाती है, तो हटाने पर कितने वर्ष की कमी हो जाती है, 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो जैसे यहाँ पर 24 थे, तो 24 लड़कों तथा उनके शिक्षकों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, तो शिक्षक की आयु क्या होगी। तो देखो, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर ली अपने ने, सॉरी। यहाँ पर देखो, होगा तो ऐसे ही ये क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, 24 लड़कियां और 1 शिक्षक भी है, तो कितने हो गए कुल, 25 हो गए। ये 25 की जो औसत आयु है वो कितनी है, 15 वर्ष। ठीक है ना, कितनी वर्ष है, 15 वर्ष। इसमें से 1 कम हो जाता है, मतलब 1 चला जाता है, तो कितने बचते हैं, 24। कितने बचते हैं, 24।
इससे इनकी औसत आयु कितनी हो जाती है 14, क्योंकि एक क्या हो जाती है कम हो जाती है। आपको पता है क्रॉस में ऐड करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या करते हैं क्रॉस में ऐड, 25 और 14 जोड़ोगे 24 और 15 जोड़ोगे तो दोनों के जोड़ने पर चाहे तो आप ऐसे जोड़ लो चाहे आप ऐसे जोड़ लो, आंसर दोनों का समान ही आएगा। तो 24 प्लस 15 कितनी आ गई 3 और 9 39 वर्ष। ये किसकी है अध्यापक की, जो गया है, गया कौन है अध्यापक, तो अध्यापक की आयु कितनी आ गई 39 वर्ष। ठीक है ना, थोड़ा पहले थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी क्योंकि 24 मान लिया था मैंने, बाकी के शिक्षक ने ऐड किया था। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं है, आप इसको देख लेना। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को अगर आपको और भी ब्रीफली समझना है तो मैंने आपको इससे पहले एवरेज चैप्टर करा रखा है, तो उसमें आप जाकर के देख सकते हो। ठीक है ना, तो ये बहुत ही औसम तरीका है इस तरीके के क्वेश्चंस को करने का, तो आप लोग नोट कर लो इसको। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है आपका नीता चाय की दो किस्में, एक 180 रुपए प्रति किग्रा और दूसरी 200 रुपए प्रति किग्रा को 5:3 के अनुपात में मिलाती है। यदि वह मिश्रित चाय को 210 रुपए प्रति किग्रा में बेचती है तो लाभ बताओ। इसका मतलब है देखो, मतलब 180 रुपए की तो 5 किलो खरीदी उसने और 200 रुपए की कितनी खरीदी 3 किलो, मतलब 200 रुपए वाली कितनी खरीदी 3 किलो खरीदी और 180 रुपए वाली कितनी खरीदी 5 किलो खरीदी। इसका मतलब है खरीदना मतलब खरीदी, तो पहले 180 वाली प्रति केजी, तो 180 गुणा 5 18 पंजे 90 900 रुपए में खरीदी। दूसरी चीज कितनी है यहाँ पर 200 रुपए प्रति केजी, तो 200 गुणा 3 कितनी हो गई 600। मतलब इसने कितने रुपए लगाए, कुल रुपए कितने लगाए इसने 1500 रुपए। अब इसने यही चीज बेची मिलाकर के कितने में 210 रुपए प्रति केजी में, तो 210 रुपए गुणा 8, क्योंकि 8 किलो है तो 0 8 1 8 8 दूनी 16, कितने 1680 रुपया में बेच दी। 1500 रुपया में खरीदी 1680 रुपया में बेच दी। लाभ कितने का हो गया इसको, लाभ हुआ भैया 180 रुपए का। अब 180 रुपए मिले कितने पर इसको 1500 पे, तो लाभ परसेंटेज निकाल दो। तो 180 बटे 1500 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 से इसको काटोगे तो 15 1 15 कितने बचे 30, 15 दूनी 30, तो कितने परसेंट का लाभ हो गया उसको 12% का लाभ हो गया। दोबारा से बताता हूँ, 180 और 200 रुपए वाली चीजें थी, जिसको 180 वाली को तो 5 किलो खरीदा और 200 रुपए वाली को 3 किलो खरीदा। इसका मतलब टोटल कितने 8 किलो खरीदा और इसको मिलाकर के 210 में बेच दिया, तो 900 और 600 1500 रुपए में इसने कोई चीज खरीदी 1680 रुपए में बेच दी। लाभ कितना हुआ 180, तो लाभ परसेंटेज कितना निकल के आ गया इसमें 12%। ठीक है ना, तो इसको एक बार नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है आपका, यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का लाभांश 15%, फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो तो उस वस्तु का जिसका फुटकर मूल्य 1265 रुपए हो तो उत्पादन मूल्य क्या होगा, ये निकालना है। तो जैसे माना कि उत्पादन मूल्य उसका कितना x पर उसके कितने परसेंट लाभ मिल रहा है 10%, तो 110 बटे 100। इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, यहाँ पर 15% लाभ मिल रहा है तो 115 बटे 100 गुणा 25% का लाभ मिल रहा है 125 बटे 100, 125 बटे 100 कितने का 1265 रुपए में वह चीज उसने क्या कर दी फुटकर मूल्य था उसका। तो यहाँ काट सकते हो आप 25 से 25 चौका 100, 25 पंजे 125 काट दिया। अब यहाँ से आप इसको कर सकते हो, जैसे कि आपको पता है यहाँ आप 5 से काट सकते हो, 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। ठीक है ना, 0 से इसको 0 से काट सकते हो, 11 से इसको काट दो, 11 1 11, 11 1 11, 11 पन्ना 55। ठीक है ना, अब आपको पता है 5 तिया 15, 5 दूनी 10 23 और 5 का गुणा करोगे तो 115 ही रहेगा, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर कितना बचा है 10, देखो x बटे 10
गुणा 1/20 गुणा 1/4 बराबर 1। यहाँ पर कितना गुणा करोगे तो x/800, तो 4 दूनी 8 और 2 जीरो बराबर 1/1। इसका इससे और इसका इससे, तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी भैया 800 रुपये। 800 रुपये क्या है इसका जो उत्पादन मूल्य है वो, तो आंसर क्या है इसका 800 रुपये। ठीक है ना, तो इस तरीके के क्वेश्चन को इस तरीके से अपने सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो नोट कर लो इसको एक बार आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है आपका पार्थ एक निवेश पर 15% का लाभ अर्जित करता है जबकि एक अन्य निवेश पर 10% की हानि होती है। यदि उसके ये दो निवेश 3:5 के अनुपात में हो तो उसका कुल मिलाकर हानि का परसेंटेज होगा। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, मतलब पहला निवेश और दूसरा उनका अनुपात कितना दे रखा है 3:5। इसको अगर मूल्य में बनाओ तो 300 और 500 बना सकते हो, कोई परसेंटेज दे रखा है। पहले पर उसे कितने परसेंट की लाभ हो रहा है, उसको 15% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब है 300 का 15% कितना होता है 45, मतलब 45 रुपए मिल रहे हैं। इसका मतलब है 300 रुपए की चीज को बेच कितने में रहा है 345 में। सिंपल बात। इस पर उसे 10% की क्या हो रही है हानि हो रही है, 10% की हानि, और इस पर क्या हो रहा था उसको लाभ। 500 का 10% कितना होता है 50, कितना होता है 50 रुपए मिल रहे हैं इसको, मतलब कम हो रहे हैं। इसका मतलब इसने वह चीज बेची कितने में 450 रुपए में। अब आप मुझे एक चीज बताइए, कुल क्रय मूल्य और कुल विक्रय मूल्य। कुल क्रय मूल्य 300 + 500 कितने में 800 रुपए में, और 345 + 450 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 4 और 3 7, 5 और 4 9 और 5 795 रुपए। कितने की हानि हो रही है उसको, मतलब 800 रुपए में कोई चीज उसने क्या की थी खरीदी थी, 795 रुपए में बेच रही, तो कितने की हानि हुई उसको, तो हानि परसेंटेज कितने की हानि हो रही है उसको 5 की हानि हो रही है। कितने पर 800 पे गुणा भैया 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कितना आ गया 5/8। कहां पर है 5/8 ये रहा, तो इसका आंसर कौन सा होगा 5/8। ठीक है ना, नोट कर लो इसको एक बार आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, तो लाभ परसेंटेज बताओ। तो इसके अंदर से लाभ परसेंटेज आपको निकालना है। देखो ये भी जो है डिस्काउंट में आ जाता है, बट्टे में आ जाता है। तो इसी तरीके से इस तरीके के क्वेश्चंस को करने का देखो यहाँ पर एक दो राय मिलती है। देखो पहली बात तो मैं इसको एक तरीका बताऊं आपको, जैसे यहाँ पर दे रखा है 2r + r का स्क्वायर बटे 100। इससे सॉल्व करते हैं। कब करते हैं, जब आपको समान परसेंटेज दी हो, समान प्रतिशत दिया हो, तब आपको ये यूज करना होता है। तो 2 गुणा r की वैल्यू 10 + 10 का वर्ग बटे 10 100, तो कितनी हो जाएगी ये 20 + 100/100, तो कितनी हो जाएगी ये 20 + 1 कितनी हो जाएगी 21। तो उसे कितने परसेंट का लाभ होता है 21% का लाभ होता है। ठीक है ना, कितने परसेंट का लाभ होता है उसको 21% का लाभ होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप ऐसे भी कर सकते हो, जबकि अपने डिस्काउंट जब चैप्टर होगा तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को ये चीजें समझाई दी जाएंगी। ठीक है, तो एक बार आप इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 2 घड़ियों का कुल क्रय मूल्य 480 रुपये है। एक घड़ी को 16% के लाभ पर तथा दूसरी को 12% की हानि पर बेचा जाता है। कुल सौदे में न लाभ न हानि उस घड़ी जिसे दुकानदार लाभ पर बेचता है का क्रय मूल्य होगा। मतलब उस घड़ी का क्रय मूल्य बताना है जो कि दुकानदार उसे लाभ पर बेचता है। तो देखो मैंने इस तरीके का क्वेश्चन
मैंने जो अपना परसेंटेज चैप्टर मैंने आपको करवाया है उसमें मैंने बहुत सारे इस तरीके के क्वेश्चंस किए हैं। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चंस को किस तरीके से करते हैं, अपने एलिगेशन मेथड लगाते हैं इसमें। पहली और दूसरी, पहली पर उससे क्या हो रहा है 16% का लाभ, 16% का क्या हो रहा है उसको लाभ। दूसरी पर उसको क्या हो रहा है 12% की क्या हो रही है हानि, क्या हो रही है हानि। बट वह जब बेचता है ना, जब उसे कुछ नहीं होता है, मतलब जीरो प्रॉफिट और लॉस, मतलब कुछ भी लॉस ना कुछ प्रॉफिट होता है। इसका मतलब है यहाँ इसका कितना आ जाएगा, यहाँ 12 और इसमें कितने का अंतर हो जाएगा 16। इनका रेशियो बना लो आप, 4 से दोगुना है इसको, तो 4 तिया 12 और 4 चौका 16। इनका जो रेशियो बन के आया वो कितना बन के आया 3:4। अब आपको पता है यहाँ पर कुल मूल्य दे रखा है, आपको पता है अनुपातों का योग कितना हो जाएगा यहाँ पर 7। कौन सी घड़ी का निकालना है, उस घड़ी का निकालना है जिस पर लाभ आपको मिला हुआ है। तो कौन सी घड़ी पे मिला हुआ है, फर्स्ट वाली पर लाभ मिला हुआ है, तो इसका अनुपात कितना है 3। तो 3/7 गुणा कुल कितना है 84, 840। 7 से इसको काट दो तो 120 बार और 12 तिया 36, तो 360 रुपए की वो घड़ी क्या की थी उसने खरीदी। तो मतलब पहली घड़ी का जो क्रय मूल्य था, मतलब जिस पर लाभ हो रहा था, उसका कितना है 360। ठीक है, तो नोट कर लो। ये अपनी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 10+2 का पेपर एसएससी का है जो 2012 में हुआ था, तो उसको नोट कर लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक हो तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितने % कम है। तो देखो ये परसेंटेज क्या है, और परसेंटेज चैप्टर भी मैंने आपको करवा रखा है। तो यहाँ पर देखो कितना % बोल रहा है वो 25%। पपिया मतलब नीता का वेतन पपिया के वेतन से कितना है 25%। तो अगर 25% को अगर आप भिन्न में बदलोगे तो 25 बटे कितना लिखोगे यहाँ पर 100, तो 25 चौका 100 मतलब 1/4। अब इसमें बोल दिया वह है उससे अधिक है, इसका मतलब है ये इससे कितना अधिक है 1 अधिक है, तो उसका वेतन कितना हो गया 5 और उसका कितना हो गया 4। ये इससे कितना कम है, 1 ही तो कम है ना, कितना कम है 1 कम है। तो 1 कम है तो इसका मतलब 1 कम कितने पर 5 पर गुणा कितना 100, तो 5 से कितना कट जाएगा 20। इसका मतलब कितने % आ जाएगा आपका 20%। मतलब पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितना % कम है 20%। ठीक है ना। देखो मैं इसको दोबारा से बता देता हूँ आपको, 25% है इसमें दे रखा है नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है, 25% अधिक है। अगर उसका वेतन 4 है तो उसका कितना है 5, मतलब 1 ज्यादा है, तो उससे कम कितना होगा 1 ही कम होगा, 1 ही कम होगा किसके 5 से। तो इसका मतलब उसका कितना % कम हो गया उससे, तो इसका मतलब कितना % कम है उससे 20%। मतलब पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितना कम है 20%। ठीक है ना, तो नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है आपका इस तरीके की इक्वेशंस दे रखी है और उसको क्या करना है अपने का मान निकालना है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो आपको पता है इस सिचुएशन को देख करके अपने को लग रहा है कि ए का क्यू प्लस बी का क्यू का फॉर्मूला, ठीक है ना। आपको पता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ए प्लस बी, ये एक फॉर्मूला होता है। तो इस वाले को इस फॉर्मूले में क्या कर लो आप बिठा लो, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है ना। तो इसको करोगे आप 0.98 प्लस 0.02 क्या करोगे यहाँ पर क्यू प्लस सॉरी माइनस है यहाँ पर -3 मल्टीप्लाई कितना है यहाँ पर ए कितना हो जाएगा 0.98 मल्टीप्लाई 0.02 फिर प्लस में ए प्लस बी तो 0.98 प्लस 0.02। अब इसके आगे इसको प्लस करना है प्लस 0.98 मल्टीप्लाई 0.06 -1। ठीक है ना। अब आपको पता है इसको अगर ऐड करोगे तो 1 बचेगा, तो 1 का क्यूब माइनस 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा, 6 सॉरी
यहाँ पर 6 हो जाएगा ना, तो 0.98 मल्टीप्लाई 0.06, और इसको अगर ऐड करोगे इस वाले को तो एक रहेगा, तो एक का इसका गुणा कर दो, तो वही सिचुएशन बन जाएगी। प्लस 0.98 मल्टीप्लाई 0.06 -1, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो यहाँ पर 1 और माइनस 0.98 मल्टीप्लाई 0.06 प्लस 0.98 मल्टीप्लाई 0.06 -1। आपको बताइए, एक बार प्लस की आ रही है, एक बार माइनस की कट जाएगी, और ये भी एक बार माइनस की और एक बार प्लस की, ये भी कट जाएगी, तो क्या आएगा इसका आंसर? जी, ठीक है ना। तो ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के बेस पे ये क्वेश्चन है, प्लीज इसको नोट कर लो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। 20%, 10% तथा 10% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद एक कपड़े धोने की मशीन 6,480 रुपये में बेची, उस मशीन का आरंभिक मूल्य कितना था? तो देखो परसेंटेज माना, उसका आरंभिक मूल्य कितना, एक्स पर 20% की छूट मतलब 80/100, फिर 10% की छूट तो मतलब 90/100 गुणा फिर 10% की तो 90/100, कितने में खरीदी ये? 6,480 में, ठीक है ना। 3 जीरो काट दो, 1 2 3, 1 2 3 कट गया। अब आप इसको काट लो, 8 से काट दो इसको, 8 से काट दोगे 8 8 64 और 8 एकन 8, कट गया ना। अब यहाँ पे एक जीरो बची है, तो इस जीरो को और लगा लो यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये 9 नाम 81 होते हैं, तो 81 से 81 ये कितने बार कट गया? 10 बार। 10 ये रहा, 10 ये रहा और 100 ये रहा, तो कितना हो जाएगा इसका? x बराबर 10,000, तो 1 2 2 4, ठीक है ना। तो है 10,000 ये रहा। तो इस मशीन का आरंभिक अंकित मूल्य कितना था? 10,000 रुपये, ठीक है ना। तो ये पेपरों में कुछ ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आपने लोग उसको बना रखते हैं क्योंकि बहुत ही टिपिकल क्वेश्चंस अपने करते हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। क्वेश्चंस में जो नॉर्मली क्वेश्चंस होते हैं उसी तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं आपके, और ज़्यादा भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि आप ये सोचो कि मतलब बहुत हार्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है ना। तो सर ऐसे जो मैं अभी ये जो पेपर करा रहा हूँ ना आपको, ये 10+2 का पेपर है जो कि SSC में आया हुआ था, ठीक है, 2012 का है। तो आप लोग इसको एक बार नोट कर लो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों में रनों का औसत 33 है, यदि पहले 10 मैचों में उसका औसत 45 हो, तो बताओ अंतिम 5 मैचों में कितना रहेगा? देखो पहले 10 में कितना था उसका, मतलब 45, औसत कितना था? 45। तो भैया योग कितना हो जाएगा इसका? योग करने के लिए गुणा करते हैं। देखो औसत जो औसत है, मैं चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, आप जाकर के हमारा जो यूट्यूब चैनल है द स्पेशल टीचर में, आप उसकी जब आप उसके प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर इससे मल्टीप्लाई करो तो यो निकल के आएगा, कितना आएगा? 450। अब 5 मैच और खेला, मतलब 15 खेल गया वो, इसमें कितने का अंतर है? 5 मैचों का अंतर है, और रन कितने, मतलब औसत रन कितने थे उसके? 33। इसका मतलब योग कितना बना लिया उसने? योग कितना कर दिया? देखो 15 × 45 की 5 हासिला की 4, 15 × 45 और 4 495। अब यहाँ से यहाँ आने में उसे कितने टाइम लगेगा? देखो 5 ये और 4 ये, तो कितने का हो गया इसमें अंतर? 45 का। इसका मतलब है 5 45 में औसत निकाल दो, औसत मतलब 5 पारियों में उसने 45 रन बनाए, तो इसका मतलब औसत रन कितने बनाए उसने? तो 45/5 कितने बनाए उसने? 9, मतलब औसत रन कितने बनाए उसने? 9, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 जो है इसका, वो है 10 संख्याओं का औसत 30 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना होगा? देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है कि 10 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है? 30 है। प्रत्येक संख्या में 5-5 जोड़ दिया जाए, तो प्रत्येक संख्या में 5-5 जोड़ दिया जाए, तो इसका मतलब आप यहीं पे जोड़ दो ना 5,
सही है कि नहीं। तो यहाँ पे जोड़ दोगे तो औसत कितना हो जाएगा 35। तो नया जो औसत आएगा वो कितना आएगा 35, क्योंकि हर संख्या में 5 5 जोड़ने का मतलब है कि 5 औसत बढ़ गया। जब 5 औसत बढ़ गया, पहले कितना था 30, अब 5 बढ़ गया तो कितना हो गया 35। ठीक है ना, तो नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। मैंने एक चित्र 225 रुपए में खरीदा, उसकी सजावट में 15 रुपए खर्च करके मैंने उसे 300 रुपए में बेचा, मेरे लाभ का परसेंटेज कितना हो। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है यार। आपने खरीदा कितने में 225 रुपए में, आपने सजावट में कितने लगाए, सजावट में 15 रुपए लगा रहा है ना वो, तो 225 प्लस 15 कितना होगा 240। मतलब वह वस्तु उसने 240 में खरीदी। कहने का मतलब ये है उसका जो मूल क्रय मूल्य है वो कितना 240। विक्रय मूल्य मतलब उसने वह वस्तु बेची कितने में 300 रुपए में। अब आप मुझे बताओ 240 में खरीदी 300 में बेच दी, तो लाभ कितना होगा आपका 60 रुपए का लाभ हुआ। परसेंटेज लाभ निकालोगे तो 60 बटे 240 गुणा 100, 0 से 0 6 चौका 24, 4 से इसको कितनी बार काट दो 25 बार। ठीक है ना, तो कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा आपको 25% का लाभ हो जाएगा। देखो 225 रुपए खरीद के लेके आया था, पर सजावट में उसके 15 रुपए लगे, तो वो भी तो उसका ये कि क्रय मूल्य होगा ना, उसने खर्च तो कर दिया ना उसके अंदर से, तो 240 रुपए हो गए। इसका मतलब यहाँ पर कितना है 300। तो यहाँ पर जो 300 है आपको पता है, यहाँ जो 300 आप लोग मतलब जो बेच रहा है ना उस वस्तु को, जो उसका विक्रय मूल्य हो गया। इसमें कितने का अंतर है 60 का, तो 60 बटे 240 गुणा 100, तो कितने परसेंट का हो गया 25% का उसको क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। ठीक है ना, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। एक बेईमान दुकानदार अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है, किंतु नकली बांटों से 1 केजी की बजाय 920 ग्राम ही तौलता है, उसका लाभ परसेंटेज ज्ञात करो, ये बोल रहा है। अब आपको पता है मतलब वह बोल तो ये रहा है कि मैं 1000 ग्राम ही दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं 1000 ग्राम बस, बट वो दे कितना रहा है 920 ग्राम ही। इसका मतलब हुआ कितने का लाभ प्रॉफिट कर रहा है वजन में 80 का, 80 का वजन में कर रहा है कितने पर 920 पर गुणा 100। फॉर्मूला होता है ना इसका, जैसे 1000 ग्राम माइनस x अपॉन x गुणा 100, ये होता है ना। ये मैंने लॉस एंड प्रॉफिट में बता रखा है। आप लोग जब ये पेपर सॉल्यूशन होने के बाद में जब आपको लगे कि हमें वीडियोस को देखना है, तो आप लोग जा करके जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर आप जा करके इन वीडियोस को देख सकते हो। यहाँ पर सारा कुछ कराया हुआ है, इस तरीके के क्वेश्चंस हुए हैं उसमें भी। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि देखो जो क्वेश्चंस कराए गए हैं और जो क्वेश्चन पेपर में आए हैं वो सेम है कि नहीं। आप पेपर उठा लेना 2012 का, आप देख लेना डिट्टो क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन काट दो इसको, आपको ये 0 से 0 कट गया, ये हो गया 800 बटे 92। तो यहाँ अगर आप काटोगे तो 8 8 दूनी 16 9 8 72, तो इस तरीके से, तो इसमें 8.7 के करीब आसपास इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये रहा 8.7। आप डिवाइड करके देख लेना, 2 से काट लेना, फिर उसके बाद में काट लेना, तो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है ना, तो नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन है आपका व्यंजक 9x स्क्वायर माइनस kx प्लस 16 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए k का मान कितना रखना होगा। मतलब कितना आप इसमें से कितना रखोगे कि जिस k की वैल्यू रखने पर यह समीकरण पूरा सॉल्व हो जाए। अब आप देखो, अगर मैं यहाँ पर 2 मान लेता हूँ, k की वैल्यू 2, तो देखो 16 और 9 का जब आप गुणा करोगे ना तो 144 होता है। ठीक है ना, आपको एक ऐसी संख्या फाइंड आउट करनी है कि जिसका गुणा करने पर तो 144 है और प्लस माइनस करने पर ये बीच वाली संख्या है। ऐसे जो क्वेश्चन है वो आपने, ये जो क्वेश्चन है वो आपने कब किए होंगे, जब 9th 10th में थे, जब इस तरीके के क्वेश्चंस किया करते थे। ठीक है ना, तो 6 का, अब आप देखो यहाँ पर ऑप्शन से कितना क्लियर हो रहा है, यहाँ पर दे रखा है 24। अगर मैं यहाँ पर रख दूं 12 12 144 होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर मैं यहाँ पर रख दूं, अगर 12 में से 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा बचने के लिए। पर यहाँ पर अगर इस चीज को अगर आप
ज्यादा मॉडिफाई करोगे, यहाँ पर 9 है और यहाँ पे कितना है 16 है। अगर यहाँ भी इस तरीके से कर दिया जाएगा तो बचेगा कितना आपके पास में, वहां पर यहाँ जो चीज संख्या बचेगी वो कितनी बचेगी, तो भाई यहाँ पर वो संख्या कितनी होगी k की वैल्यू। अगर k की वैल्यू अगर यहाँ पे आप 24 रख रहे हो, ठीक है ना, अगर यहाँ पर आपने 24 रख दी तो आपको पता है यहाँ इस वैल्यू को ऐड करने पर तो इतना आना चाहिए, कितना 24, मतलब अगर आप यहाँ पर रखते हो तो ऐड करने पर दोनों वैल्यूज का कितना आना चाहिए 24 आना चाहिए, और गुणा करने पर उन दो वैल्यूज का कितना आना चाहिए 16 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है आपको पता है 9x² माइनस 24x प्लस 16। अब देखो इसका गुणा किया तो कितना आ रहा है 144, इसका मतलब इसके दो खंड कर दो, एक तो 12 और दूसरा भी 12 है। अगर इन दोनों का गुणा करोगे आप, अगर इन दोनों का गुणा करोगे तो कितना आएगा 144। जब आप गुणा करोगे जब, और जब आप इनको ऐड या सब्सट्रैक्ट करोगे मतलब घटाओगे तब कितना आएगा यहाँ पर 24। जैसे अगर ऐड करोगे या ऐड करने का मतलब इन दोनों में से होगा एक ही, अब इन दोनों को रखोगे तो 12 12 माइनस के ये भी 12 माइनस के ये भी 12, मतलब इसका समीकरण इस तरीके से बनेगा x² माइनस 12x माइनस 12x प्लस 16, ये बनेगा। इसका मतलब माइनस माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर होगा तो वैसे माइनस ही, पर संख्या क्या हो जाएगी जुड़ जाएंगे तो 12 12 कितने हो जाएंगे 24। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना है 24, क्योंकि एक ही एक ऐसी संख्या है 24 ही एक ऐसी संख्या है जिसको गुणा करने पर मतलब जिसके खंड करने पर जो दो अंक आते हैं उनका गुणा करने पर तो 144 आ रहा है और उनको जोड़ने घटाने पर कितना आ रहा है 24 आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका कौन सा आंसर सही है 24। ये इस तरीके से अपने को सोचना होता है। जब आप 9th 10th में पढ़े होंगे तो आप लोगों ने इस तरीके के समीकरण किए होंगे काफी, ठीक है ना। तो नोट कर लो बेटा आप लोग एक बार इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरीके का एक समीकरण है, इसको अपने को बताना है कि x की वैल्यू क्या रख सकते हैं अपने। अब देखो एक बार आप ध्यान रखो, यहाँ पे यहाँ इस तरीके की कोई वैल्यू आ जाती है, आपको पता है अगर ये कोई नीची वैल्यू है और इस तरीके से कोई वैल्यू दे रखी है तो हमेशा उस चीज़ का क्या होता है वर्ग होता है। देखो अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक थोड़ा सा डेमो दे देता हूँ इस चीज़ का। जैसे वो क्या रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर दे रखा है x प्लस x² माइनस 1 बटे x माइनस x² माइनस 1 प्लस x माइनस x² माइनस 1 बटे x प्लस x² माइनस 1 बराबर 14। अब आप इसका इस तरीके के समीकरण में आप क्या ले सकते हो, इसका लघुत्तम ले सकते हो ना, एलसीएम ले सकते हो ना। तो इसका जो एलसीएम लोगे आप वो यही आएगा, एक बार तो प्लस में रहेगा, एक बार क्या रहेगा इसमें माइनस में रहेगा। भले आप इसका गुणा मत करो, छोड़ दो आप, एक बार आप देखो यहां से अगर ये माइनस कट जाएगा तो बचेगा क्या प्लस, मतलब ये वाली जो चीज है ऊपर वाली जो चीज है क्या हो जाएगी, ये वर्ग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। इसी तरीके से अगर ये माइनस वाले से कट प्लस वाले से कट जाएगा तो यहाँ ऊपर वाली माइनस वाली चीज आकर के क्या हो जाएगी, ये वर्ग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरा इसमें गुणा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कहने का मतलब ये है। अब आप मुझे एक आइडिया लगा के बताओ, आप अगर इस पूरे सॉल्यूशन का अगर मैं निकालूं तो आंसर कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। और ऊपर वाली संख्या का वर्ग हो रहा है, ऊपर वाली एक संख्या का क्या हो रहा है, वर्ग हो रहा है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं 6 को ही लेता हूँ 6 का वर्ग कितना होता है 36। भाई ये 14 से ज्यादा है या कम है, 14 से ज्यादा है या कम है, ज्यादा है ना। इसका मतलब ये आंसर हो सकता है क्या, अगर आप ऑप्शन से अपना दिमाग यूज करो तो नहीं हो सकता ना, तो इसलिए इसको कैंसिल कर दो। 8 वैसे नहीं हो सकता क्योंकि 64 होते हैं। अब देखो 4 4 चौका 16, मतलब ये 14 है ये 16, गलत हो गया ना, तो ये भी गलत। तो इसका आंसर कौन सा है, सेकंड वाला, ये सेकंड है क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन ए, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं इसको पुट करके बताता हूँ, देखो आपको यहाँ इसी में पुट करके बताता हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा। हटा दूं इसको, तो ये मैंने सिर्फ बताया था कि इस तरीके से ऊपर वर्ग होगा। अब देखो मैं अगर यहाँ पर 2 रखता हूं, जैसे मैंने 2 रख दिया प्लस यहाँ भी मैंने 2 रख दिया तो 4 माइनस 1 हो जाएगा ना, बटे यहाँ अगर मैं लिखूंगा तो 2 माइनस वो भी सेम हो जाएगा ना, 4 माइनस 1
और यहाँ रखोगे आप क्या प्लस, तो यहाँ रख दोगे 2 माइनस 4 माइनस 1 बटे ऐसे इसको रख दो 2 प्लस 4 माइनस 1 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब आपको पता है 2 प्लस रूट 3 और यहाँ हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 बटे 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर आपको पता है मैं 22 वर्ष से अगर मल्टीप्लाई करूँ इसका तो ये तो हो जाएगा 1 तो 2 दूनी 4 और 3, चलो लघुत्तम ले लेते हैं इसका। लघुत्तम लोगे तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ हो जाएगा -3 और ये भी आ जाएगा 2 प्लस रूट 3, ठीक है ना। तो अगर इससे कैंसिल आउट करोगे तो ये वर्ग में हो जाएगा, तो 2 प्लस रूट 3 का वर्ग प्लस अगर आप यहाँ पर करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 का वर्ग हो जाएगा नहीं हो जाएगा। आप यहाँ पर देखो, यहाँ जो संख्या दे रखी है, यहाँ जो सिचुएशन बन रही है वो क्या बन रही है। अब देखो यहाँ तो ये वाली जो सिचुएशन बन रही है वो क्या बन रही है, a माइनस बी और a प्लस बी। इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 माइनस 3 कितना बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो इसका मतलब है नीचे तो 1 बच रहा है, तो 1 बचने का तो कोई मतलब ही नहीं है, सेंस ही नहीं निकलता ना कुछ भी। तो अब यहाँ पर आप इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। इस तरीके से खोलोगे तो आपको पता है 2 दूनी 4 प्लस अगर इसको खोलोगे तो प्लस मतलब 2 गुणा रूट 3 प्लस 3, तो 3 का वर्ग करोगे तो रूट में आ जाएगा ना यहाँ पर। तो यहाँ आप रखोगे अगर दूसरी वैल्यूज को तो यहाँ पे ये भी आएगा 2 माइनस 2 गुणा 2 रूट 3 प्लस 3 होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा ना यहाँ पर, सॉरी। अब देखो यहाँ पर आपको पता है ये प्लस में है और ये किस में है, माइनस में, कट जाएगा नहीं कट जाएगा। तो 4 और 3 कितने हो गए 7 और ये 4 और 3 कितने हो गए यहाँ पर 7, तो कितना आ गया यहाँ पर 14, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आना चाहिए था, 14 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यही चीज है। तो अगर आपको देखो ये मैंने बताया है, आपको मैंने आंसर पहले बता दिया कि इसका ये होगा, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता ना, वर्ग मैंने बता दिया आपको। तो ये कैलकुलेशन करना और दिमाग से खेलना, क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, ये आपको एग्जाम में आना चाहिए, ठीक है ना। तो एक बार इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में एडी एक माध्यिका है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखो यहाँ पर दे रखा है ए बी प्लस ए सी बराबर 2AD। इस तरीके से ऑप्शंस दे रखे हैं, उन ऑप्शंस में से कौन सा सही है। तो देखो पहली बात त्रिभुज बना लिया ए बी सी। अब इसमें एडी एक क्या है, माध्यिका है। अब ये बोल रहा है पहले वाले कथन देखो ए और बी और प्लस ए सी, ये 2AD के बराबर है, मतलब ए और डी क्या ये इन दोनों से बराबर में होगी क्या, जोड़ने पर नहीं होगी, क्योंकि ये तो इसकी माध्यिका है, ये इससे बराबर है, मतलब इसकी दूरी इससे थोड़ी सी ज्यादा होगी, पर इन भुजाओं के बराबर थोड़ी ना होगी, इन दोनों को ऐड करने के बराबर थोड़ी ना होगी। इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं। अब देखो यहाँ पे दे रखा है ए बी प्लस ए सी, और ये संख्या क्या बोल रहा है, ये बड़ी है, और ये क्या बोल रहा है, इसको छोटी है। कहने का मतलब इसका ये है। तो अब आपको पता है ये अगर इससे छोटी है और ये वाली चीज बड़ी है, देखते हैं है कि नहीं। अब आपको पता है ये एडी है, ये इसकी एक माध्यिका है, और माध्यिका हमेशा भुजाओं से क्या है, इसके अंदर से। अब ये दो भुजा मिलकर के इस जो एडी है, मतलब जो यहाँ पर जो दे रखी है आपको, यहाँ पर एक माध्यिका दे रखी है, उससे बड़ी तो होंगी ना दोनों। तो ये दोनों क्या है, इससे बड़ी है। तो यही क्या है इसका आंसर, ठीक है ना। तो क्योंकि इसमें अगर किसी दो भुजाएं हैं और उसकी माध्यिका को भी दुगुना कर दिया जाए, तब भी उसकी दो भुजाओं का जो योग होगा वो उससे ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो नोट करो, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन है आपका, यदि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ समरूप है और 2AB बराबर DE BC बराबर 8 सेंटीमीटर हो, तो EF क्या होगी, EF क्या होगी, ये बोल रहा है। तो अब देखो आप एक चीज बताओ, दो त्रिभुज है,
एक है ए बी सी और दूसरा जो है वो है आपका डी ई एफ, डी ई और क्या एफ। अब इसने बोल दिया है कि त्रिभुज एबीसी समरूप किसके है, त्रिभुज डीई एफ के। इसका मतलब है ए बी डी बराबर, इसके अंदर से क्या हो जाएगा, ऐसे बी सी, अब ये बी सी है तो इसका मतलब ई एफ के बराबर होगा। और इसके अंदर से अगर आप इसको ए सी को लो तो ए सी क्या हो जाएगा, डी एफ हो जाएगा। अब आपको एक चीज दे रखी है, गिवन है आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, 2ab बराबर डी। इसका मतलब डी को नीचे लेके आओगे तो ए बी बटे डी बराबर कितने हो जाएगी, ये 1/2। मतलब इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ से आप उठा सकते हो ना, तो 1/2 होगी ये 1/2। अब यहाँ पर आपको बीसी की भी वैल्यू दे रखी है, बीसी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ 8 रख दो। निकालनी किसकी है आपको, यहाँ पर ई एफ की वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, ई एफ की वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी भैया आपको, ई एफ की। आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ई एफ बराबर 8 दूनी 16, तो कितना आ जाएगा इसका, 16 सेंटीमीटर। तो ई एफ की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 16 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन है आपका, एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई, यदि इस स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो तो बाह्य बिंदु से वृत्त के केंद्र की दूरी कितनी होगी। अब देखो, इसके कहने का मतलब ये है कि अगर एक वृत्त है, जैसे ये वृत्त बना हुआ है और इस वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से, मतलब यहाँ पर कोई बिंदु है और इस बिंदु से इस पर कोई स्पर्श रेखा खींची गई है, तो यहाँ की जो स्पर्श रेखा की जो इसकी लंबाई है वो कितनी दे रखी है, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। और इसका जो सेंटर है, मतलब इसका जो केंद्र है, केंद्र की लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। अब आपको ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो दे रखी है और यहाँ से दे रखी है, इसकी दूरी पूछ रहा है, वो पूछ रहा है ना। अब आपको यहाँ पर उसकी दूरी निकालनी है, तो आपको देखो ये पाइथागोरस प्रमेय हो सकती है हो सकती है क्या, इसको ए बी और ओ मान लो इसको। तो यहाँ पर अब आप अगर इसको मान के चलो तो ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर पर रूट, क्योंकि आपको पता है कर्ण बराबर क्या होता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है ना। अब आपको पता है आधार कितना है और का लंब कितना है, तो आप यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर दे रखा है 8 और 6, तो 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, तो 36 प्लस 8 64, तो ऐड कर दो इनको, कितना हो जाएगा ये 100, और 100 पर रूट अगर निकालोगे तो कितना आया, 10 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर आ जाएगा, तो यहां से इसकी जो बिंदु है उसकी दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना बेटा, तो नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन है आपका, x बराबर cos t, y बराबर 2 sin t cos t में से t को हटाकर हम कौन सा समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। मतलब इन समीकरणों में से बताना है कि इनसे कौन सा समीकरण बन सकता है। पहली बात आप यहाँ पर देख लो, इस तरीके से अगर आपको बनाना चाहे, आप पहले इसका वर्ग कर दो। तो जैसे y बराबर 2 sin t cos t का वर्ग करने पर,
अगर इसका वर्ग कर दोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, इसका कर दोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर टी और इसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी। अब आपको पता है साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 4, 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी और गुणा कॉस स्क्वायर टी। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा इसका 4 और कॉस का करोगे तो कॉस स्क्वायर टी माइनस कॉस 4t, तो कॉस 2t, कॉस स्क्वायर टी और कॉस स्क्वायर टी का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस 4t हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए यहाँ भी वाई स्क्वायर है, यहाँ भी वाई स्क्वायर है। अब आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, एक्स की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है कॉस की, इसकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पर एक्स की वैल्यू कॉस टी दे रखी है। अगर मैं कॉस टी वैल्यू रखूँ यहाँ पर, अगर इसको भी वर्क कर लूँ तो यहाँ एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर मैं इसको इस तरीके से करता हूँ तो इसका क्या हो जाएगा x4 हो जाएगा। यहाँ आप लिख सकते हो तो वाई स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस यहाँ पर लिख सकते हो x4। इसका मतलब इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 4x स्क्वायर माइनस 4x की पावर 4। तो इसके लिए कौन सा समीकरण है इसमें, ये रहा वाई स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर माइनस 4x की पावर 4 सेकंड वाला, ठीक है ना। तो एक बार नोट कर लो बेटा, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आप अपने को करनी है। बाद में अभी ये एक्सरसाइज कराई नहीं है बट ये पेपर है तो इसमें करानी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। तो कर लो, एक बार नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। यदि tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो तो cos की पावर 4 प्लस cos स्क्वायर का मान क्या होगा। तो ये बताना है। आप देखो यहाँ पर दे रखा है आपको tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब tan को आप इस तरीके से लिख सकते हो क्या, tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब आपको पता है ये क्यों 4 ही हो जाएगा ना। अब आप tan स्क्वायर का आपको वैल्यू पता है कितना होता है, sec स्क्वायर माइनस 1 की पावर होल स्क्वायर में 2। अब आप एक चीज देखो, अभी इसको अपने ने सेक में क्यों चेंज किया है, आपको पता है यहाँ पर क्या दे रखा है कॉस, तो कॉस सेक ही कॉस बना सकता है मतलब, ठीक है ना। इसीलिए प्लस tan स्क्वायर को किसमें चेंज कर दोगे आप, सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1, यही दे रखा है ना। अब आपको पता है इस तरीके के फॉर्मूले को खोल दो आप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक की पावर 4 थीटा माइनस 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सॉरी प्लस 1, ठीक है ना, प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 1। आपको पता है ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 सेक स्क्वायर है, यहाँ 1 ही है, तो इसका मतलब बचेगा कितना 1 बचेगा। तो सेक स्क्वायर सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। भाई यहाँ पर क्या बचेगा आपका, यही तो बचेगा ना। तो अगर इस तरीके से आप अगर इसको करते हो तो यहां आप चेंज कर दो इसको, यहां पे क्या बचेगा 1 बटे cos 4 थीटा माइनस 1 बटे cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 आएगा कि नहीं आएगा। यहां पर अगर आप एलसीएम लेते हो इसका तो कितना आ जाएगा, यहां पर एलसीएम लोगे तो cos 4 थीटा और cos 4 थीटा से कैंसिल होगा तो यहां कितना बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा माइनस के cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपको पता है अब इसका बचगुणा कर सकते हो आप, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर cos 4 थीटा। अब इसको इस साइड में ले आओ तो यहाँ क्या बचेगा cos 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 1। यही अपने को पूछ रहा है यहाँ पर देखो cos 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर 1, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना है 1, ठीक है ना। तो नोट कर लो इसको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन दे रखा है साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा, ठीक है ना। आपको पता है ये क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है, क्वाड्रेंट में प्लस माइनस वगैरह ESTC लगाते हैं उसमें। जब आप ये चैप्टर अपने करेंगे तो आपको बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों को ये चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर दे रखा है जैसे साइन है
साइन 45 प्लस थीटा। अब आप मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पर ये माइनस लगा हुआ है, ठीक है, पर अगर इसको चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन, अब यहाँ पर प्लस माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस, तो 45 प्लस थीटा होगा कि नहीं होगा। अब आपको पता है ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि भाई 2 माइनस 2 करोगे, अगर कोई x 2 माइनस 2 करोगे तो कितना आएगा जीरो, तो कितना आएगा इसका आंसर जीरो, ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन था आपका 35, ये लास्ट क्वेश्चन था। बाकी के क्वेश्चन इसके अंदर से जैसे ग्राफिकल क्वेश्चन है तो उनको अपने इस पर ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए आप लोग इस पूरे सीरीज को देखते रहिए। और यहाँ पर जो मैंने ये जो सॉल्यूशन करवाए हैं आपको पता ही है, जो एसएससी है आपके जो पेपर करवाती है वो 10+2 का पेपर है 2012 का, ठीक है ना। तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो आप लोग प्लीज़ इसको देखते रहिए, और जो हमारा चैनल है द स्पेशल टीचर उसको प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।